हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा लेक्चर रहेगा वाटर एंड ओशियंस के बारे में। चैप्टर 13 है। इससे पहले 12 चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें मुझे उम्मीद है कि आपने पूरा एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर अच्छे से समझ लिया होगा। एटमॉस्फेयर लिथोस्फीयर के बाद अब जो ज़रूरी पार्ट आता है वो आता है हाइड्रोस्फीयर। अब ज़रूरी हो जाता है कि हम जो पूरे बायोस्फीयर का जो थर्ड इम्पॉर्टेंट पिलर है हाइड्रोस्फीयर, उसके बारे में पढ़ें। हाइड्रो मतलब वाटर। अब वाटर में भी मेनली चैप्टर 13 और चैप्टर 14 में हम लोग ओशंस के बारे में डील करेंगे। तो पहले तो देखते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, दैट इज़ अ वाटर साइकिल। ये आपकी डिफ़ाइन करती है कि जो वाटर है वो हमारे पूरे सिस्टम में किस तरह से रिसाइकिल होता है। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन एंड प्रेसिपिटेशन, ये तीनों चीज़ें हम लोग पिछले लेक्चर्स में प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। इवेपोरेशन, कन्वेंशनल करेंट्स जनरेट होती हैं। कंडेंसेशन होता है, टाइप्स ऑफ कंडेंसेशन देखे थे। प्रेसिपिटेशन होता है, प्रेसिपिटेशन के लिए क्या कंडीशंस नेसेसरी हैं और प्रेसिपिटेशंस के टाइप क्या क्या होते हैं, ये सब हम लोग प्रॉपरली डिस्कस कर चुके हैं। तो अब वक्त है थोड़ा आगे बढ़ने का। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ओशियोनोग्राफी, यानी कि जो रिलीफ फीचर्स होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग अर्थ पे देखें, ठीक है, अपनी क्रस्ट पर देखें, ज़मीन पर अगर हम देखें तो अलग अलग फीचर्स देखने को मिलते हैं। कहीं माउंटेन्स हैं, कहीं प्लेट्यूज हैं। उसी तरह से कई अलग अलग तरीके के फीचर्स हमको ओशन के अंदर देखने को मिलते हैं। तो जब इसको एक्सप्लोर किया गया तो पता चला कि ऐसा नहीं है कि पूरा एक सिंपल प्लेन सा ओशन बैड है, कई सारे अलग अलग फीचर्स भी हैं। और कुछ हद तक हम लोग जब शुरू में कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बाद सी फ्लोर स्प्रेडिंग हम लोगों ने पढ़ा था, तो इसके बारे में काफ़ी हद तक चर्चा भी की थी, मिड ओशियनिक रिजेस के बारे में और कॉन्टिनेंटल शेल्फ वगैरह के बारे में उस टाइम भी हम लोगों ने स्टडी करा था। बट फिर भी एक बार फिर से प्रॉपरली हम लोग इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो अलग अलग फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, सी माउंट, गुयोट्स, उसके अलावा ये आपकी मिड ओशियनिक रिजेस, ट्रेंचेस। तो वन बाय वन शुरू करते हैं इनके बारे में डिस्कशन। सो फर्स्ट पार्ट ऑफ ऑल दीज फीचर्स इज अ कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल शेल्फ, अब जाहिर सी बात है कि जब हम लोग ज़मीन से समंदर की तरफ बढ़ेंगे तो ये तो कॉमन सेंस भी कहता है तो कि ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ तक प्रॉपर लैंड होगा और यहाँ से आपका वाटर शुरू हो जाएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता ना, या हो भी सकता है तो इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। तो होता क्या है, ये आपका जब लैंड होता है और ये आपका वाटर है, ठीक है। वाटर में भी मूवमेंट्स होती हैं लाइक ओशन करंट, जिनके बारे में अगला चैप्टर पूरा डिस्कस करेंगे। तो ये क्या करता है, मूवमेंट की वजह से इस हिस्से को धीरे धीरे इरोड करता रहता है, ठीक है। तो इरोड करने से क्या होगा, ये हिस्सा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ये आपका वाटर ऐसे, थोड़ा और अगर इसको प्रॉपरली बनाए तो ये ऐसे, या फिर और प्रॉपरली कहें तो ये पिक्चर बन जाएगी, ठीक है। तो एक ये जेंटल स्लोप का एरिया होता है जो धीरे धीरे आपका इरोजन से बनता है। आपके एक तरीके से ये बफर जोन होता है। ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ इज अ पार्ट ऑफ द बफर जोन जो आपके लैंड को ओशन से कनेक्ट करता है। इट इज द एक्सटेंडेड मार्जिन ऑफ ईच कॉन्टिनेंट ऑक्यूपाइड बाय रिलेटिवली शैलो सीज, ठीक है। ये इसकी डेप्थ कैसी होगी, डीप होगी या शैलो होगी? शैलो डेप्थ होगी। शैलो मतलब हल्की, तो ये शैलो डेप्थ होगी। ग्रेडियंट भी इसका 1 डिग्री और इवन लेस। ग्रेडियंट मतलब यहाँ पे एंगल की बात हो रही है, जो ग्रेडियंट है वो भी काफ़ी कम होगा। और जो सेडिमेंट्री डिपॉजिट है वो मैसिव होगा, यानी जितना भी ज़मीन का सेडिमेंट है वो कहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगा, आपका शेल्फ में, ठीक है। अगर शेल्फ में नहीं हुआ तो वो कॉन्टिनेंट स्लोप पे तो नहीं टिकेगा, क्योंकि इसका ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा हाई है, तो वो यहाँ पर कहीं आके कॉन्टिनेंटल राइज पर डिपॉजिट हो जाएगा। उसके बारे में अभी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे।
तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ पे हम ये समझेंगे कि सेडिमेंट कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ही ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपको फॉसिल फ्यूल्स का डिकम्पोजिशन मिलता है। तो इसी वजह से जितने भी हमारे माइनिंग होती हैं पेट्रोलियम की, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ही होती है, क्योंकि ज़्यादातर फॉसिल्स आपको यहीं पर मिलते हैं। मैसिव सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स received over a long time by the continental shelves become the source of fossil fuels. So is that okay with you? The next part is continental slope. कॉन्टिनेंटल शेल्फ के बाद अब जो अगला पार्ट आप देखेंगे, एक डीप एंगल, मतलब एक स्टीप ग्रेडियंट, बहुत ही शार्प आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। तो इस पार्ट को हमने नाम दिया है कॉन्टिनेंटल स्लोप। ठीक है, इट कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल शेल्फ एंड द ओशियन बेसिन। और उसके बाद आपका आ जाएगा डीप सी प्लेन, जो एबिसल प्लेन है, फ्लैट एरिया है। ठीक है, आर जेंटली स्लोपिंग एरियाज ऑफ द ओशन बेसिन, यानी ऐसे चले तो ये वाला जो पार्ट है जेंटली स्लोपिंग। These are the flattest and smoothest regions of the world. These plains are covered with fine grained sediments like clay and silt. अब यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, बहुत ही फाइन ग्रेन सिल्ट, और जो भी कोर्स ग्रेन्स होंगे, मोटे मोटे जो भी सेडिमेंट्स होंगे, वो तो आपके यहाँ कॉन्टिनेंटल स्लोप पर डिपॉजिट हो जाएंगे। बट फिर भी कुछ फाइन स्लोप होंगे, फाइन सेडिमेंट्स होंगे जो आगे बढ़ेंगे, तो वो आपको यहाँ पर कॉन्टिनेंटल राइज में मिलेंगे या फिर इधर आपको एबिसल प्लेन में मिलेंगे। इनको डीप सी प्लेन भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज ओशियानिक डीप्स और ट्रेंचेस। जो अभी ये वाला पिक्चर देखिए, इसमें ये जो आपको डेप्थ दिख रही है, ये आपकी क्या है, ओशियानिक डीप और ट्रेंचेस। ठीक है, इसके बाद देखते हैं मिड ओशियनिक रीजेस। इसके बारे में तो हम लोगों ने बहुत बात की थी कि ये छोटे छोटे माउंटेन टाइप जो बाहर निकल आते हैं, और बीच में एक स्पेस होता है जहाँ से लावा बाहर आता है, और इसके जो करीबी रॉक्स होती हैं उनकी एज ज़्यादा होती है कंपेरेटिवली जो आगे की रॉक्स होती हैं। ये सब बातें हम लोगों ने किसमें करी थी, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, ये सब देख चुके थे। दो चेन्स ऑफ माउंटेन्स होती हैं, एक इस साइड चलती है और एक इस साइड चलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज सी माउंट। जब हम लोगों ने कन्वर्जेंस ऑफ प्लेट्स पढ़ा था, तो उसमें मैंने एक लाइन कही थी कि कन्वर्जेंस से आपके लावास बनते हैं। ठीक है, लावा से माउंटेन बनते हैं, और वो माउंटेन अगर आपके ओशियन के लेवल को क्रॉस कर जाएंगे तो वो बन जाएंगे आइलैंड। ठीक है, बट मान लीजिए अगर ऐसा कोई माउंटेन है जो इसको क्रॉस ना कर पाए, ठीक है, ओशियनिक लेवल को, तो वो क्या रह जाएगा, सी माउंट बन के रह जाएगा। इट इज अ माउंटेन विद पॉइंटेड समिट्स, इट राइजिंग फ्रॉम द सी फ्लोर दैट डज नॉट रीच द सरफेस ऑफ द ओशियन। सबमरीन कैनियंस। अब वैसे तो जो रिवर्स में पावर होती है जब वो अपनी यूथ स्टेज में होती हैं, कि वो काफ़ी हद तक इरोजन कर पाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा था कैनियंस मिलते हैं, गॉर्जेस मिलते हैं, कैनियंस इस तरह के रेक्टेंगुलर शेप जो वैलीज होती हैं वो देखने को मिला था, बनती हैं। बट एक एज के बाद आके उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं रह पाती कि वो इस तरह का कैनियन बना पाए। बट स्टिल ज्योग्राफी है तो कुछ एक्सेप्शंस होंगे। कुछ रिवर्स ऐसी होती हैं जो ये कैपेबिलिटी रखती है कि पूरा माउंटेन वगैरह अपना पूरा कोर्स क्रॉस करने के बाद जब वो ओशन में आती हैं तो अपने फ्लो से एक कैनियन बना देती हैं, एक डीप वैली बना देती हैं। ठीक है, लाइक कोलोराडो रिवर। तो इस तरह की जो वैलीज होती हैं जो ओशन में पाई जाती हैं, उनको हम कहेंगे सबमरीन कैनियन। ठीक है, नेक्स्ट इज गुयोर्ड्स। गुयोर्ड्स अटॉल और आइलैंड, इनकी कहानी कुछ इस तरह से है कि हम लोगों ने एक सी माउंट देखा था। ठीक है, अब सी माउंट में क्या था, सी माउंट में अगर ये ओशन के नीचे था, अगर इसमें इरोजन हो जाए और इसकी टिप चली जाए तो ये ग्योर्ड बन जाएगा।
शायद मैं इसे सही प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ, बट आप स्पेलिंग से समझ लेना। इट इज़ ए फ्लैट टॉप सी माउंट, ठीक है। अगर इसका टिप चला जाए सी माउंट का तो ग्योट बन जाएगा। और उसके चारों तरफ अगर कोरल रीफ जनरेट हो जाए तो वो बन जाता है अटोल, ठीक है। अटोल इस तरह से कुछ दिखते हैं आपके। अब बात कर लेते हैं टेम्परेचर ऑफ ओशियन वाटर। तो 4 फैक्टर्स है, वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट वन इज लैटिट्यूड। तो पहले हमें ये देखना है कि लैटिट्यूड से ओशियन वाटर के टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो लैटिट्यूड का इफेक्ट तो बहुत सिंपल है समझना, कि हमें पता है कि इक्वेटर पर इंसोलेशन होता है सबसे ज़्यादा कंपेयर टू पोल। तो जहाँ पर इंसोलेशन ज़्यादा होगा तो वहाँ पर वाटर का टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। तो जो ओशन आपका इक्वेटर पे होगा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा कंपेयर टू दैट ऑफ पोल। एक तो आपका ये फैक्टर हो गया। सेकंड इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर। अब हमको पता है कि कॉन्टिनेंट जल्दी गर्म होता है, जल्दी ठंडा होता है, और ओशन देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो यानी जो टेम्परेचर राइज है किसका शार्प होगा? ओशन कॉन्टिनेंट का। और कॉन्टिनेंट की एरिया ज़्यादा कहाँ है? नॉर्थ में। नॉर्थ में कॉन्टिनेंट ज़्यादा है और साउथ में ओशन ज़्यादा है। तो जाहिर सी बात है जब कॉन्टिनेंट ज़्यादा होगा वहाँ पर आपको टेम्परेचर ज़्यादा देखने को मिलेगा कंपेयर टू साउथ। साउथ के कंपेयर में नॉर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज प्रिवेलिंग विंड। नाउ हाउ द विंड आर अफेक्टिंग इट। विंड का रूल कुछ इस तरह रहता है कि हमने देखा था कि जब आपका ईस्टर्लीज है जी, ठीक है, फॉर एग्जांपल इस फिगर से समझाते हैं। जैसे कि आपकी मान लीजिए इक्वेटर पे हमें कन्वर्जेंस देखने को मिलता है, ईस्टर्लीज देखने को मिलती है। तो ईस्टर्लीज क्या करेंगी, जब इधर से मूव करेंगी तो ये ओशन करेंट्स डेवलप करेंगी। तो उसकी वजह से यहाँ से वाटर इधर मूव करेगा, ठीक है। तो अब इक्वेटर पे पानी कैसा है? वार्म। तो यानी हमें वार्म वाटर इस साइड देखने को मिलेगा। अगर चलिए इस कॉन्टिनेंट में ओशन में बात करते हैं, अगर यहाँ पर मूवमेंट हो गया तो वार्म वाटर हमें इस ओशियन के ईस्ट वेस्ट साइड में देखने को मिलेगा, ठीक है। और यहाँ का जो नीचे कूल वाटर था वो यहाँ ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर पानी हो गया कूल और यहाँ पर हो गया वार्म, ठीक है। एक बार फिर से बोल देता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि ट्रॉपिकल इक्वेटर पे हम बात कर रहे हैं। इक्वेटर पे ईस्टर्लीज की वजह से जो यहाँ का वाटर का फ्लो होगा कुछ इस तरह से होगा। इस एरिया की अगर हम बात करें तो अगर इस ओशन के हम हिस्से की बात करते हैं तो ये जो इसका ईस्टर्न मार्जिन है, ईस्टर्न मार्जिन का वाटर वेस्टर्न मार्जिन पे आ जाएगा। अब पानी तो वार्म था तो वेस्टर्न मार्जिन कैसी हो गई? वार्म हो गई। और ईस्टर्न मार्जिन का जो वार्म वाटर था वो वेस्टर्न मार्जिन पर आ गया तो वहां पर जो कूलर वाटर था वो ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ की मार्जिन कैसे हो गई? कूल हो गई। तो इसका भी इफेक्ट देखने को मिलता है। कूल मतलब हाई प्रेशर, हाई प्रेशर का मतलब बारिश नहीं होनी है। बारिश नहीं होनी तो इधर साइड आपको डेजर्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो ये भी कंडीशंस इसके साथ जुड़ी रहती हैं। तो ये आपने देख लिया किस तरह से विंड्स का रोल रहता है। तो वापस आते हैं। लैटिट्यूड देख लिया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर देख लिया, प्रिवेलिंग विंड देख ली। नेक्स्ट इज ओशन करेंट्स। इसके लिए पूरा एक चैप्टर डेडिकेटेड है, अगला चैप्टर इसी पर है, आराम से बात करेंगे। अब नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। तो हॉरिजॉन्टल की बात करते हैं और वर्टिकल की बात करते हैं। तो पहले वर्टिकल की बात करते हैं। द टेम्परेचर डेप्थ प्रोफाइल फॉर द ओशन वाटर शोज हाउ द टेम्परेचर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग डेप्थ। अब ये जो आपको फिगर देखने को मिल रहा है ये आपको बता रहा है कि किस तरह से डेप्थ बढ़ रही है, ठीक है। इधर जाने पर आपकी डेप्थ बढ़ रही है, इधर जाने पर टेम्परेचर घट रहा है। यानी किस तरह से डेप्थ बढ़ने के साथ साथ आपका टेम्परेचर घट रहा है।
बट अगर इस पोर्शन को देखें और इस 3 सेक्शन में डिवाइड कर दें, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 की वो बात करें तो डेप्थ आपकी 0 से 500 तक आ गई है, लेकिन टेम्परेचर नहीं गिरा है। यहाँ तक टेम्परेचर आपका कांस्टेंट है, कोई ज़्यादा गिरावट नहीं आई है। ठीक है, अब ये एक ऑब्जर्व डेटा है, कोई ऐसा नहीं कि थ्योरी से डिराइव हुआ। ठीक है, तो फर्स्ट सेक्शन में हमने देखा कि टेम्परेचर आपका लगभग बिल्कुल कांस्टेंट है, और सेकंड सेक्शन आपका एक बहुत ही स्टीप फॉल बता रहा है टेम्परेचर में, यानी बहुत ही तेज़ी से गिरावट आई है टेम्परेचर में। उसके बाद जो टेम्परेचर फॉल है वो बहुत जेंटल हो गया, यानी बहुत धीरे धीरे आपका टेम्परेचर गिर रहा है। ठीक है, तो ये जो स्टीप फॉल वाला रीजन था, ठीक है, यानी पहले तो वो पार्ट रहेगा जहाँ पर आपका टेम्परेचर कांस्टेंट रहा, कांस्टेंट रहने के कुछ टाइम बाद टेम्परेचर डिक्लाइन करना रहे शुरू करेगा। तो जहाँ से डिक्लाइन करना शुरू करेगा और जहाँ तक स्टीपली डिक्लाइन करना करेगा, उस पोर्शन को हमने नाम दे दिया थर्मोक्लाइन। ठीक है, द बाउंड्री रीजन फ्रॉम वेयर देयर इज अ रैपिड डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड द थर्मोक्लाइन। तो ये आपको याद रखना है कि थर्मोक्लाइन क्या होता है। सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर्स, यानी कितना सॉल्ट है, कितना नमकीन है पानी, इसके बारे में बात करेंगे। सैलिनिटी से हमेशा एक पॉइंट याद रखना है, कि सैलिनिटी का मतलब है कि डेंसिटी ज़्यादा होना। अब सैलिनिटी अगर न्यूमेरिकल टर्म की बात करें तो वेरी लेस लाइकली है कि यूपीएससी इस पे न्यूमेरिकल कोई सवाल दे। ठीक है, इसके कैलकुलेशन आप बस थोड़ा यूनिट याद रखेंगे कि पार्ट्स पर पीपीटी, पार्ट्स पर 1000, ये इसकी यूनिट होती है। पर 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना आपका सैलिनिटी है ये निकालेंगे। आपको बस ये जाके देखना है और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा कि कौन कौन से ऐसे लेक्स हैं, कौन कौन सी ऐसी वाटर बॉडीज हैं जो बहुत ही हाईली सलाइन है इन द ग्लोब। ठीक है, अब सैलिनिटी के लिए क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। फर्स्ट वन इज एवेपोरेशन एंड प्रेसिपिटेशन। अब आप एक बात बताइए, 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट मैं 1 लीटर पानी में डिज़ोल्व करूं और 10 ग्राम ऑफ सॉल्ट मैं 2 लीटर पानी में डिज़ोल्व करूं, तो कौन ज़्यादा सलाइन होगा? ऑब्वियसली ये वाला ज़्यादा सलाइन होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सॉल्ट की कंटेंट ज़्यादा है। अब इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं? इवेपोरेशन क्या करेगा, आपका वाटर को बाहर करेगा। ठीक है, यानी 2 लीटर से 1 लीटर बनाएगा हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। और प्रेसिपिटेशन क्या करेगा, 1 लीटर से 2 लीटर बनाएगा। तो अब समझ में आ रहा है कि इवेपोरेशन और प्रेसिपिटेशन का क्या रोल है सैलिनिटी इफेक्ट करने में। नेक्स्ट इज रिवर्स। जो रिवर्स होती है वो फ्रेश वाटर लेके आती हैं, तो जब वो रिवर्स आपका ओशन में जाके मिलती हैं तो वो भी सैलिनिटी को इम्पैक्ट करती हैं। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि ये हमारा बे ऑफ बंगाल और ये हमारा अरेबियन सी, कहाँ पर सैलिनिटी ज़्यादा होगी? तो जाहिर सी बात है अरेबियन सी में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में कई सारी रिवर्स आती हैं जो कि फ्रेश वाटर लेके आती हैं। यहाँ पर रिवर्स का अमाउंट ज़्यादा है कंपेयर टू दिस रीजन, तो बे ऑफ बंगाल की सैलिनिटी क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट इज विंड। विंड का रोल आप ऐसे समझ सकते हैं कि विंड क्या कर रही है, विंड आपके वाटर का फ्लो मेंटेन कर रही है। ठीक है, तो इस वजह से जो आपका वार्म वाटर है और जो कोल्ड वाटर है उसकी मूवमेंट पे इम्पैक्ट आएगा। तो वाटर का जब मूवमेंट होगा तो अलग अलग सैलिनिटी, मान लीजिए हाई लो सैलिनिटी वाला वाटर जब हाई सैलिनिटी वाले वाटर में मिलेगा तो उन दोनों की सैलिनिटी पे फर्क पड़ेगा। तो कुछ इस तरह से विंड इन्फ्लुएंस करती है। नेक्स्ट इज ओशन करेंट्स। ओशन करेंट्स भी आपका यही रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है ना, ओशन करेंट्स क्या रीज़न क्या है, विंड, और विंड की वजह से आपके ओशन करेंट्स आ रहे हैं
और ओशन करेंट्स की वजह से सैलिनिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। तो कहीं ना कहीं विंड एंड ओशन करेंट्स ये आपस में मेल जोल खाते हैं, यानी ये दोनों एक तरीके से खुद ही इंटरडिपेंडेबल हैं, क्योंकि ओशन करेंट्स का वन ऑफ द रीजन इज विंड। और ओशन करेंट्स क्या करेंगे, ओशन करेंट्स आपका वार्म करंट को कोल्ड करंट से मिलाएंगे, कोल्ड करंट को वार्म करंट से मिलाएंगे, और दोनों करंट्स की सैलिनिटी में डिफरेंस होगा। तो इस तरह से आपके करंट का भी रोल आता है। ठीक है, तो टेम्परेचर, अब बात आती है डेंसिटी की। अब डेंसिटी में भी फर्क आएगा, तो उससे चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को, सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर से सैलिनिटी में फर्क आएगा, या फिर यूं कहें चेंज इन टेम्परेचर या डेंसिटी दोनों से आपका सैलिनिटी में फर्क आएगा। वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन में तो हमें पता है कि जिस वाटर में सॉल्ट का अमाउंट ज़्यादा होगा वो ज़्यादा डेंस होगा, और डेंस पार्ट नीचे बैठना पसंद करता है। तो वाटर में जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो लो सैलिनिटी का होता है, और नीचे वाला पार्ट हाई सैलिनिटी का होगा। तो जैसे से नीचे आएंगे सैलिनिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सैलिनिटी एट द सरफेस इंक्रीजेज बाय द लॉस ऑफ वाटर टू आइस और इवेपोरेशन। ठीक है, अब सरफेस पे क्या हो गया, अगर मान लीजिए पानी का लॉस हो गया या इवेपोरेशन हो गया तो सैलिनिटी बढ़ेगी, पानी का अमाउंट कम हो गया। ठीक है, या फिर सैलिनिटी घट जाए फ्रेश वाटर के फ्लो से, तो सैलिनिटी जनरली इंक्रीजेज विद डेप्थ। क्यों, क्योंकि हायर डेंसिटी वाला जो वाटर है वो नीचे बैठना चाहेगा। ठीक है, हाई सैलिनिटी सी वाटर जनरली सिंक्स बिलो द लोअर सैलिनिटी वाटर, दिस लीड्स टू स्ट्रेटिफिकेशन बाय सैलिनिटी। ठीक है, तो ये बात हो गई वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। उम्मीद है आपने आज कुछ सीखा होगा। अगर लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और जैसा भी लेक्चर लगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।